पेन रहा तो ही पाइल्स होता है, पर ऐसा नहीं होता है। पाइल्स जो है वो पेनलेस होते हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पाइल्स या बवासीर ये जो बीमारी है ये ओल्ड एज में ही होती है करके। बीमारी के स्वरूप में ब्लीडिंग होना या कुछ ऐसा सॉफ्ट भाग बाहर मोशन करते वक्त बाहर आना, कभी कभी इचिंग होना, जान सकते कि रुग्ण को पाइल्स हुआ। समझो हमें जैसा 10 उंगलियां होती है उसके जगह समझो हम गिनेंगे कि 8 उंगलियां हैं हमें, और अगर किसी के हमने 3 पाइल्स की है तो 5 जगह अभी बाकी है। अगर उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल बदली नहीं या पोलैरिटीज है वो करेक्ट नहीं किया तो उन्हें बाकी जगह वो हो सकता है। हमें कॉन्स्टिपेशन और जो पाइल्स के जो कारण है उसे दूर रखना होता है। अगर वो सारी चीज़ें हमने उसका केयर किया तो हमें पाइल्स नहीं होंगे, दूसरी जगह भी नहीं होंगे। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पाइल्स या बवासीर ये जो बीमारी है ये ओल्ड एज में ही होती है करके, पर ऐसा नहीं होता है। यंग एज में भी पाइल्स हो सकते हैं। जो पेशेंट को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, अगर वो जोर लगा के मोशन पास करते हैं तो उसको पाइल्स हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ओल्ड एज में पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? कि जो वहाँ एनस में जो लैट्रिन की जगह होती है वहाँ के जो मसल्स होती है, हम उसे स्फिंक्टर मसल कहते हैं, वो ओल्ड एज में काफ़ी लैक्स हो जाती है, यानी वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके वजह से पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। पर यंग एज में भी आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई लोगों की, ज़्यादा जागरण करना, बैठक करना और फास्ट फूड कंज्यूम करना, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करना, इसके वजह से आजकल यंग एज के भी काफ़ी पेशेंट पाइल्स के आने लगे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि पाइल्स या बवासीर ये जो बीमारी है वो सिर्फ मेल में होती है, पुरुषों में होती है। ऐसा ही नहीं, पुरुषों के कंपैरिजन में उल्टा फीमेल्स में ज़्यादा होती है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो गर्भ होता है, बच्चा जो होता है, उसका जो पूरा वजन है माँ के पेट में, जब वो बच्चा रहता है तो उसका जो वजन रहता है वो आंतड़ियों पे रहता है। उसके वजह से नेचुरली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पाइल्स फीमेल्स में होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। और मेल्स में भी पाइल्स तो होता ही है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है या किसी को कोलाइटिस होकर बार बार मोशन पास करना की आदत होती है तो वैसे पेशेंट में पुरुषों में भी पाइल्स तो होता ही है। पर पुरुषों के कंपैरिजन में एक प्रेगनेंसी अगर फीमेल में रहती है तो उनको पुरुषों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में पाइल्स होने की संभावना होती है। ऐसा लगता है कि पेन रहा तो ही पाइल्स होता है, पर ऐसा नहीं होता है। पाइल जो है वो पेनलेस होते हैं। बहुत से बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आते हैं और हमें बताते हैं कि मुझे वहाँ दर्द हो रहा है और मुझे पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया, पर ऐसा नहीं होता। बवासीर या पाइल्स में पेन कब होता है? लास्ट स्टेज में या कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में, जब वो थ्राम्बोस हो जाते हैं या स्ट्रैंगुलेटेड हो जाते हैं, बाहर आके वो फंस जाते हैं या सूज जाते हैं, उसी वक्त पेन होता है। अदरवाइज़ 99% पाइल्स ये जो है वो पेनलेस ही होते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि पाइल्स है ने पेन रहा तो पाइल्स है करके, बिना दर्द के भी पाइल्स होता है। अब आप सोचोगे कि पाइल्स को कैसा जाने, फिर अगर दर्द नहीं होता है, ये बीमारी में अगर दर्द नहीं होता तो हम कैसा पहचानेंगे? तो मोस्टली क्या होता है कि मोशन पास करते वक्त एक तो पिचकारी के स्वरूप में ब्लीडिंग होना या कुछ ऐसा सॉफ्ट भाग बाहर मोशन करते वक्त बाहर आना, ये 2 सिम्टम के वजह से, या कभी कभी इचिंग होना, तो ये 3 सिम्टम से हम ऐसा जान सकते कि रुग्ण को पाइल्स हुआ है। पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम कहें तो ऐसा लोगों में ऐसा मिथ्स है कि पाइल्स के लिए सर्जरी करनी होती है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाइल्स की 4 स्टेजेस होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें वो पाइल्स अंदर ही रहते हैं, और सेकंड स्टेज रहती है उसमें वो लैट्रिन के वक्त बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं। और थर्ड जो स्टेज होती है उसमें पाइल्स बाहर आते हैं, उसे हाथ से ढकेलना होता है, और फोर्थ स्टेज में वो हमेशा ही बाहर रहते हैं। तो पहली जो 2 स्टेज है, पहली स्टेज में तो हम प्योरली मेडिसिन से पेशेंट को आराम पहुंचा सकते हैं। सेकंड जो स्टेज है उसमें हम इंजेक्शन थेरेपी करते हैं, जिससे पेशेंट को आराम हो सकता है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ जो स्टेज है उसमें लेज़र ट्रीटमेंट है, म्यूकोपेक्सी है, डॉक्टर च्यूटेस प्रोसीजर है। इसके द्वारा हम
बिना काटापीटी करे पेशेंट को हम आराम पहुंचा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास और सर एक बार पाइल्स के ट्रीटमेंट कर दिया तो हमें दोबारा पाइल्स नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके मन में होता है। पर क्या होता है कि एक आधा पेशेंट वो पाइल्स उसको होता है तो 3 जगह होता है, 3, 7, 11 क्लॉक हम घड़ी के समान अगर देखते हैं तो उससे समझो 3 पाइल्स है। पर लोगों को ये पता नहीं कि नॉर्मली वहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है करीबन 8 ब्लड वेसल होती है और 8 ब्लड वेसल की वजह से वहाँ 8 जगह पाइल्स के जो मस्से है वो हो सकते हैं, बवासीर के मस्से हो सकते हैं। अगर किसी के हमने 3 जगह के मस्से है वो हमने ट्रीट किए तो उसे 5 जगह और हो सकते हैं, वो डबल नहीं होते पर दूसरी जगह वो हो सकते हैं। जैसे एक आधे व्यक्ति में समझो हमें जैसा 10 उंगलियां होती है उसके जगह समझो हम गिनेंगे कि 8 उंगलियां हैं हमें, और अगर किसी के हमने 3 पाइल्स की है तो 5 जगह अभी बाकी है। अगर उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल बदली नहीं, उनकी जो भी कॉन्स्टिपेशन है वो करेक्ट नहीं किया या कोलाइटिस है वो करेक्ट नहीं किया तो उन्हें बाकी जगह वो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन्हें दोबारा हुआ, वो दूसरी जगह भी हो सकता है। मैं हमेशा पेशेंट को उदाहरण देता हूँ, जैसा हमें 32 दांत है, एक आधे दांत में प्रॉब्लम है, हमने वो दांत निकाल लिया तो फिर भी 31 दांत तो वहाँ बाकी है, तो वो दांतों की हमको केयर करनी होती है, प्रिकॉशन लेना होता है। तो इसी तरह हमें कॉन्स्टिपेशन और जो पाइल्स के जो कारण है उसे दूर रखना होता है। अगर वो सारी चीज़ें हमने उसका केयर किया तो हमें पाइल्स नहीं होंगे, दूसरी जगह भी नहीं होंगे। पाइल्स अपने आप चले जाएगा ऐसा बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमें लगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा करके हम दवाखाने में लेट आए, हॉस्पिटल में लेट आए, हम चेकअप के लिए लेट आए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर पाइल्स एक बार तैयार हो गए तो अगर वो फर्स्ट स्टेज में तो मेडिसिन लेना ही होगा, मेडिसिन से वो अच्छे हो गए। सेकंड स्टेज में तो उसकी जो आगे की ट्रीटमेंट इंजेक्शन थेरापी है, लेज़र ट्रीटमेंट है, वो करना ही होगा। पाइल्स कभी भी अपने आप वो जा नहीं सकते, क्योंकि पाइल्स की होता है कि जो एनस में जो ब्लड वेसल होती है वो फूलने की वजह से पाइल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल अपने आप कभी भी नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि पाइल्स अपने आप अच्छा नहीं होता है, उसको आपको ट्रीटमेंट ही लेना होता है। और वो आप अर्ली स्टेज में आए, जल्दी आए तो वो मेडिसिन से अच्छा हो सकता है फर्स्ट सेकंड स्टेज में, और आगे के स्टेज में आए तो उसकी आगे की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। पाइल्स की वजह से कैंसर हो सकता है क्या, ऐसे बहुत से पेशेंट हमें हमेशा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़्यादा दिन अगर पाइल्स को रखा जाए तो क्रॉनिक इरिटेशन के वजह से वो कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए हम स्टेज के अनुसार हमेशा पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो जो स्टेज में है, वो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी स्टेज में है उसके हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट है उसके ट्रीटमेंट को उन्होंने कर लेना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हम कोई भी बीमारी हमारे शरीर में रखते, इरिटेशन का अगर कॉज कोई भी रखते हैं तो उससे हमें कैंसर हो सकता है। इसलिए हमेशा हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि वो जल्द से जल्द उसका चेकअप करके उसके स्टेज अनुसार ट्रीटमेंट कर ले। एनस में से या लैट्रिन के जगह में से ब्लड आना बहुत से बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि वो सिर्फ पाइल्स की वजह से हो सकता है। फिशर, रेक्टल पॉलिप, रेक्टल अल्सर, कैंसर और ऐसे अनेक कारण हैं, कम से कम 10 से 12 कारण ऐसे हैं जिसमें वो लैट्रिन के जगह से ब्लड आ सकता है। जब तक हम वो पेशेंट की जांच नहीं करते तब तक एक्चुअल ब्लीडिंग का कॉज क्या है ऐसा हमें पता नहीं होता है। अभी हमारे पास एक रुग्ण आए थे नागपुर से, उन्हें पाइल्स भी था पर ऊपर उनको रेक्टल अल्सर भी थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो उन्हें 2-3 जगह ऐसा बताया गया था कि पाइल्स की आप ट्रीटमेंट कर लीजिए तो आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। पर हमने जब उनका सिग्माडोस्कोपी नाम का जो एंडोस्कोपी की एग्जामिनेशन होती है वो की, और जब देखा कि ऊपर तो उनको काफ़ी सारे अल्सर्स हुए, तो हमने उनको यही सलाह दिया कि पहले आप ये अल्सर की ट्रीटमेंट करिए, अल्सर में से ब्लीडिंग ज़्यादा है आपको, पाइल्स में से नहीं है। तो ऐसा बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट में ब्लीडिंग के 2-3 कॉज होते हैं, तो जो कॉज है और जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि लैट्रिन के जगह से जो भी ब्लड आ रहा है हम उसे ब्लीडिंग पीआर बोलते हैं, पर रेक्टल ब्लीडिंग, तो वो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है। बार बार वो पेशेंट को जांच करनी होती है, प्रोक्टोस्कोपी करनी होती है, सिग्माडोस्कोपी करनी होती है, कोलोनोस्कोपी करनी होती है, और ये सारी टेस्ट करने के बाद हम वो डायग्नोसिस कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ब्लीडिंग का कॉज क्या है
और अगर 2 कॉज है तो भी उसमें से जो इम्पोर्टेंट कॉज है उसको पहले हमको ट्रीट करना होता है। तो इस तरह हम कोई ऐसा अपने मन में शंका ना रखे कि लैट्रिन के जगह से ब्लड आ रहा मीन्स पाइल्स है। इन दिनों नॉनवेज का कंजम्पशन का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। बहुत से लोग नॉनवेज ज़्यादा खाने लगे हैं। नॉनवेज खाने में प्रॉब्लम ये होता है कि नॉनवेज को पचने में काफ़ी समय लगता है, तो उस वजह से और उसमें फाइबर भी कम होता है। तो फाइबर कम होने की वजह से क्या है, जब भी वो मोशन पास करने जाएगा पेशेंट तो उन्हें ज़्यादा स्ट्रेन करना होगा, यानी मोशन पास करते वक्त ज़्यादा जोर लगाना होगा। ज़्यादा जोर लगाने की वजह से, बार बार जोर लगाने की वजह से क्या होगा कि जो वहाँ पे एनस में जो ब्लड वेसल होती है वो फूलने लगेंगी और उसके वजह से पाइल्स का डेवलपमेंट होगा। इसलिए नॉन वेजिटेरियन लोगों में आजकल पाइल्स का प्रमाण बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए हम हर रुग्णों को एडवाइस करते हैं कि नॉनवेज कम खाए, या खाए भी तो उसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाए, ताकि वो फाइबर इंटेक बढ़ाने से उनको प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो और अल्टीमेटली पाइल्स भी ना हो। आजकल छोटे बच्चे, पीडियाट्रिक एज ग्रुप के काफ़ी बच्चे आते हैं और उनका पेट साफ नहीं होता, उनके पेरेंट्स हमको बताते हैं। उसका कारण भी वो बताते हैं कि ये बच्चे चिप्स, कुरकुरे और चाइनीज़ आइटम, नूडल्स, मंचूरियन इस तरह के पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं और थोड़ा नॉनवेज भी उनका प्रमाण बढ़ते ही जा रहा है बच्चों में भी। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका टॉयलेट टाइम बढ़ रहा है। जनरली 1 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमको टॉयलेट में लगना चाहिए मोशन पास करने के लिए। पर क्या हो रहा है कि हाल में अभी बीच में एक पेरेंट आए अपने बच्चे को लेके और कहने लगे कि सर ये 15-15 मिनट, 20-20 मिनट टॉयलेट में बैठता है हमारा बच्चा। तो इतना टॉयलेट टाइम ये ठीक नहीं है। बहुत से पेरेंट बताते हैं कि बच्चे हमारे मोबाइल लेके टॉयलेट में जाते हैं और वो मोबाइल देखते देखते मोशन पास करते हैं। तो ये भी गलत बात है। आपका मैक्सिमम टॉयलेट टाइम जो है वो 5 मिनट के ऊपर रहना नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा आपका टॉयलेट टाइम है तो आप उसको कम करने के लिए आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका टॉयलेट टाइम वो कम रहे। और हमने अभी जैसा बताया, इंडियन टॉयलेट अगर यूज़ करते हैं तो आपको उसमें आपके पैर के नीचे टेबल लेना है, और इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो दी बेस्ट है।